समीर वानखड़े के बारे में क्या सोचती हैं आप, कैसे लगते हैं वो? उनके काम पर बहुत सवाल उठे थे और फिर बाद में सस्पेंड हुए हैं। तो अभी तो मेरा यही कहना है कि जो है अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स, जो भी है सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। ज़्यादा टाइम तक थोड़ी आप सच छुपा कर रख सकते हो। ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पहले कभी कोई केस नहीं है, ऐसे लोगों को आप उठाकर जेल में बंद कर दोगे, बिहाइंड द बार्स यू विल पुट देम इन द कंपनी ऑफ ऑल हार्डन क्रिमिनल्स। तो इट इज दे आर आल्सो बाउंड टू बिकम हार्डन क्रिमिनल्स अल्टीमेटली। एक्चुअली अवीन साहू के मैटर से एकदम एक दिन पहले, जब मेरा आर्ग्यूमेंट से एक दिन पहले आर्यन खान का बिल रिजेक्ट हो चुका था, तो मेरे लिए और चैलेंजिंग हो चुका था ये केस करना। 5 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस को एक खबर मिलती है कि शीना बोरा, जो कि 3 साल से गायब है, उनका मर्डर हो गया है। और उनका जो मर्डर है वो उनकी बहन ने किया है। उस वक्त वो बहन थी, दैट वाज इंद्रानी मुखर्जी। तो जितने मुझे लगा इनकन्सिस्टेंसीज है, जितने ड्रॉबैक्स है, वो सबको मैंने एक जगह पॉइंट्स बनाए। फिर मैंने अपना पूरा थरो मेटिकुलस रिसर्च और स्टडी किया। तो द मोमेंट आई फेल्ट कि नहीं, नाउ दिस केस इज एक्चुअली अ फिट केस एंड दिस लेडी इज इनोसेंट, व्हेन आई फेल्ट दैट कि मुझे वो कन्विक्शन और बिलीव आया कि हाँ ये इनोसेंट है, दैट वाज द ओनली मोमेंट आई डिसाइडेड टू टेक अप हर केस। फोकस तो है कि मेरा एक SRK लॉ फर्म, जो मैं अपना खुद का लॉ फर्म लॉन्च कर रही हूँ। SRK शाहरुख खान है या फिर कुछ? SRK लीगल, सना रईस खान है, जो मेरे इनिशियल्स है। 20 मई 2022 की तारीख, बम्बई का वायकुला महिला जेल। अंदर से निकलती हैं इंद्रानी मुखर्जी। 7 बरस बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसी के बरक्स एक महिला है जो काला कोट पहने है, बाल भूरे रंग का है और बालों के ऊपर हेयर बैंड की शक्ल में है चश्मा। ये वो महिला है जिसने इंद्रानी मुखर्जी को बेल दिलाई थी। एडवोकेट हैं। ये मेरा पहला परिचय था इस महिला के साथ, एक तरफा परिचय आप कह सकते हैं। इसके बाद मेरा परिचय होता है कॉर्डेलिया क्रूज केस में। शाहरुख खान, आर्यन खान, तमाम तरह के नाम इस केस से जुड़े रहे और एक और नाम था अवीन साहू, जो इस केस से जुड़े रहे। 20 लोगों को कॉर्डेलिया क्रूज केस में गिरफ्तार किया गया था और इसमें एक नाम ये भी था। इनको बेल दिलाई थी इसी एडवोकेट ने। समय बदला, पर्दा बदला, न्यूज़ की शक्ल बिग बॉस ने ले ली और ये महिला एडवोकेट बिग बॉस में आई। ये मेरा तीसरा एक तरफा परिचय था। आज वापस से समय बदला, समय की सुई बदली, घड़ी बदली, दिशा बदली और ये एक तरफा परिचय आज मेरे सामने है और महिला का नाम है सना रईस खान। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका और हमें वक्त देने के लिए TV9 में आपका स्वागत है। हेलो। सबसे पहला सवाल अपन बचपन से शुरुआत करते हैं, बहुत ही फॉर्मल रखते हैं इंटरव्यू। बचपन कैसा रहा सना आपका? मैं बचपन से ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, एकेडमिकली इंक्लाइंड रही हूँ, हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छी थी, प्लेज में भी पार्ट करती थी, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी रही हूँ। तो ओवरऑल हमेशा से लाइक मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड स्कूल टाइम से मैं रही थी। बट जैसे लॉ में तो हमेशा से ही मेरी रुचि रही है, इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, बिकॉज माय फादर इज अ सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर। तो उनको देख के मैं बड़ी हुई हूँ। सो आई वाज ऑफ कोर्स बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं अपने फादर की पर्सनालिटी देखकर। जिस तरह से रिस्पेक्ट मिलता है लॉयर्स को, जो पावर होती है लॉयर्स की, वो आई वाज ऑलवेज एनामर्ड बाय दैट एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन माई हेड कि मुझे बड़ा होके लॉयर बनना है। ये तो था ही माइंड में। बट फिर लाइक जैसे जैसे मैं स्कूल पास किया तो मेरे माइंड में ये भी आया कि अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती हूँ, बिकॉज मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छी थी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी 11th-12th में। तो मैंने सोचा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँगी। मगर देन अगेन जस्ट क्लिक्ड इन माई हेड, आई डोंट नो समवेयर वो एक होता है ना इंट्रिंसिकली, आपको अगर आपकी कोई कॉलिंग होती है तो आपको वो कहीं ना कहीं से आपको एक इंट्यूशन आता है। एंड आई जस्ट फॉलोड इट, आई फॉलोड माई गट फीलिंग एंड आई डिसाइडेड टू जस्ट बिकम अ लॉयर। ऐसा कुछ नहीं था कि लॉ करने के बाद पिता का कितना सहयोग था? आप कह रही हैं पापा क्रिमिनल लॉयर थे, पापा की क्या क्या गाइडेंस थी उस तरह? गाइडेंस तो हाँ, लॉ इज इन माई ब्लड, आई कैन से एक्चुअली है, मेरे खून में है, मैं मानती हूँ। और मेरे फादर को भी मैंने बहुत सारे डिफिकल्ट केसेस माशाल्लाह सक्सीड होते हुए देखा है, उन्हें भी। तो उनको देख के इन्फ्लुएंस, प्रभावित तो बहुत हो रही हूँ। मगर बाकी जैसे उन्होंने मुझे कहा था अप टू यू, मतलब कभी फोर्स नहीं किया इन माई करियर डिसीजंस। ही इज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड, मतलब बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है, ब्रॉड माइंडेड फादर है। उन्होंने मुझे बोला कि जो व्हाटएवर करियर चॉइसेस डिसीजंस यू वांट टू मेक, यू आर फ्री टू मेक, बट ही वाज वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन टू एक्चुअली परस्यू लॉ एज अ करियर। एंड देन आफ्टर आई गॉट डन विद माय स्टडीज, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे मेरे फादर की लगी, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे ही फर्म में ज्वाइन करना है
तो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें खुद से अपनी खुद की पहचान बना के खुद से स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हो। जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा, आई विल बी हैप्पी अबाउट इट। तो मेरे लिए एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आया कि आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन। दैट्स व्हाई आई नेवर sought his help. The moment I passed out, I just started my individual practice. Okay. पास होने के बाद ही? हाँ, मैंने अपनी मतलब मैं कुछ 4 महीना या 6 महीना मैं किसी एक लॉयर के साथ थी एज एन इंटर्न, बट जस्ट एज अ मतलब मैं इंटर्नशिप करी थी, एंड देन जस्ट विद इन 6 months आई मूव्ड आउट एंड आई स्टार्टेड माई ओन, एंड देन आई स्टार्टेड माई इंडिविजुअल प्रैक्टिस। एंड यू नो इस फील्ड में आई मीन यू आर अवेयर इतना ईजी नहीं है नाम। तो वो प्रैक्टिस कहाँ शुरू हुई? वो हाई कोर्ट में शुरू हुई? कहाँ शुरू हुई वो? सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट से स्टार्ट हुई। दिल्ली? हाँ नहीं, बॉम्बे। उस टाइम पे आई एम एक्चुअली ओरिजिनली फ्रॉम बॉम्बे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो स्टार्ट सेशंस कोर्ट से हुई और हाई कोर्ट से हुई। तो ट्रायल से सेशंस में होता है, बाकी यू नो सारी अपील्स ये सब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो ट्रायल तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गेट एक्सपोजर ऑफ ट्रायल के नुआंसेस, और ट्रायल एक बार समझ जाओ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है बाद में हर चीज़। इसलिए मैंने ट्रायल से शुरुआत करी, ट्रायल पे स्टडी किया, ट्रायल को अच्छी तरह से इन डेप्थ समझा, फिर ट्रायल्स कंडक्ट किए, फिर बेल अपील ये सब चीज़ में मैंने डाइवर्सिफाई किया। तो सेशन से स्टार्ट किया, मगर फिर हाई कोर्ट में मैंने एकदम प्रोमिनेंटली अपनी प्रैक्टिस जमा दी, और अब सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिफाई कर दिया ग्रेजुअली माशाल्लाह से। अब मेरी प्रैक्टिस प्रीडोमिनेंटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलती है। दिल्ली यस, ओके फाइन, लाइक हाउ वी आर इन दिल्ली। या तो अब अपन क्योंकि केस के बारे में बात कर रहे हैं, रिसेंट केस जो मेरे ध्यान में आता है कॉर्डेलिया क्रूज केस, राइट? यस। कैसे आपके पास वो केस आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने एक केस लड़ा, 20 लोग हिरासत में लिए गए क्रूज से। आरोप ये लगा कि साहब उनने ड्रग्स का सेवन किया, ठीक है? एक व्यक्ति उनमें से थे अवीन शाहू। क्या आप उन्हें पहले से जानती थी या कोई परिचय था, या फिर वो उन्होंने आपको रीच आउट किया था? क्या पूरा इसका प्रक्रिया और कहानी क्या है? जैसे कि मैंने कहा, मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से मेरा काम इतना अच्छा रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ से लोगों, हमारे प्रैक्टिस में वर्ड ऑफ माउथ चलता है हमारे प्रोफेशन में। इट्स नॉट लाइक कोई ग्लैमर इंडस्ट्री नहीं है दैट यू नो ओवरनाइट एक मूवी की और स्टार बन गए, वैसा नहीं है। हमारा काम है जो हम कोर्ट में करते हैं, यू नो हम अब मतलब टायरलेसली डे इन डे आउट वी वर्क बिहाइंड द सीन्स, एंड हमारा इतना काम जो रहता है वो लोगों तक जब पहुंचता है, जब हमारे ऑर्डर्स से हमारी पहचान होती है हमारे काम में। तो मेरे पॉजिटिव ऑर्डर्स से लोगों तक पहुंचती गई मेरी पहचान कि मैं काम में अच्छी हूँ, मैं लॉयर, आई एम अ वेरी ग्रेट लॉयर, ऐसे लोगों तक पहुंचती गई। तो जैसे ये केस आया, क्योंकि मैंने पहले भी, ये पर्टिकुलरली एक ड्रग्स केस था, तो पहले भी मैंने ड्रग्स के बहुत सारे केसेस सॉल्व किए थे, और बहुत सा ड्रग्स केसेस में मैंने माशाल्लाह से अच्छे पॉजिटिव ऑर्डर्स लिए थे। तो जैसे ही ये केस हुआ, तो ये केस में भी जैसे आपने कहा 20 लोग थे, और बहुत ही बड़ा ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो गया था, एंड इट हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट एक इंसान का भी बाहर निकलना, बिकॉज सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो कॉन्स्पिरेसी है वो धारा लगा दी गई थी, जिसके वजह से एक का भी निकलना मुश्किल हो गया था। तो ये जो थे अवीन साहू, ये भी एक वन ऑफ दोज पीपल। तो ही अप्रोच्ड मी, मतलब भाई वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि वो तो बॉम्बे के भी नहीं थे, वो तो कहीं और से थे, और वो आए तो उनको पता चला कि मतलब कौन अच्छा लॉयर है, तो उन्होंने पता लगाया। वो कैसे पता लगाकर मेरे बारे में, मेरी क्षमता के बारे में जानकर वो मुझ तक पहुंचे, और उन्होंने फिर मुझसे कहा अब केस लेने के लिए। तो when I went through the papers, I felt that yes, fit केस है, फिर मैंने एक्सेप्ट किया ब्रीफ, and then I started out. जब आप इस केस पे गई होंगी, आपके पास उससे पहले आप इस केस को स्टडी कर रही थी, आपका नजर में था ये केस? Yes, because वो सबकी नजर में था, दिन रात यही केस चल रहा था हर जगह। तो I had heard about it, but because of a very busy schedule, I mean I had read about it, I had seen a news channel, but then of course I was occupied with my own cases, तो ऐसा कोई बहुत स्पेशल अटेंशन तो नहीं दे रही थी regarding the details of the cases. But the moment शाहरुख खान है, आर्यन खान है, ये दो एक नाम आपको, समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े से मेरा एक सवाल है, समीर वानखेड़े के बारे में क्या सोचती हैं आप? कैसे लगते हैं वो आपको? अभी तो फिलहाल तो वो सस्पेंडेड है, और उनका अभी तो, मैं एक्चुअली उस टाइम पे भी काफ़ी सवाल उठे थे उनके, उस टाइम के टेन्योर में भी उनके काम पर बहुत सवाल उठे थे, और फिर बाद में सस्पेंड हुए हैं। तो अभी तो मेरा यही कहना है कि जो है यू नो अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स, जो भी है सच हमेशा बाहर आ ही जाता है, ज़्यादा टाइम तक थोड़ी आप सच छुपा कर रख सकते हो। और उस टाइम पे मेरे मानना है कि जैसे यंग बहुत ही यंग लोगों को उन्होंने इस केस में घसीटा था, और मैंने तो हमेशा, इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग माई बेल आर्ग्यूमेंट आई हैड यू नो स्ट्रांगली मेंटेन दैट यू नो ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पहले कभी कोई केस नहीं है, ऐसे लोगों को आप उठाकर जेल में बंद कर दोगे, बिहाइंड द बार्स यू विल पुट देम इन द कंपनी ऑफ ऑल हार्डन्ड क्रिमिनल्स, तो इट इज दे आर आल्सो बाउंड टू बिकम हार्डन्ड क्रिमिनल्स अल्टीमेटली। तो मेरा उस टाइम पे भी यही कहना था कि इस केस को जस्ट बिकॉज इतना सेंसेशनलाइज कर दिया गया है, मीडिया पब्लिसिटी बना दिया गया, इसलिए इस केस को बहुत बड़ा बना रहे हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो इंडिविजुअली, आप केस पे मेरिट पे ही हमें जाना चाहिए, और मेरिट्स पे थे केस में। मैंने फिर अपने आर्ग्यूमेंट में
एक्चुअली अवीन साहू के मैटर से एकदम एक दिन पहले, जब मेरा आर्ग्यूमेंट से एक दिन पहले आर्यन खान का बेल रिजेक्ट हो चुका था, तो मेरे लिए और चैलेंजिंग हो चुका था ये केस करना, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक केस रिजेक्ट हो चुका है, वो लोग हाई कोर्ट जा रहे थे, एंड देन फिर उसके अगले दिन मेरी बेल हियरिंग थी सेशंस में। तो मेरा ऑफ कोर्स आई हैड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड पुटिंग फॉर्थ माय पॉइंट। What's your strategy then? I made my submissions regarding my study, जो मेरी स्टडी थी केस को लेके, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे, कुछ न्यू पॉइंट्स रखे थे जो पहले कवर कुछ और रिगार्डिंग कंजम्पशन, जैसे ब्लड सैंपल्स नहीं लिए गए थे, एंड देन हाउ कॉन्स्पिरेसी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड, एंड देन आई प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड सर्टेन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स व्हिच क्लियरली शोड कि कॉन्स्पिरेसी बैठती ही नहीं है कैसे केस पे, प्रायर ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं बनता है, एंड देन बहुत सारे मैंने दलीलें उठाई थी, बहुत सबमिशंस किए। तो उसके बाद जब फिर मैंने ये सबसे प्रोमिनेंटली आई एम्फसाइज्ड ऑन दिस फैक्ट दैट यू नो जस्ट बिकॉज दिस केस इज बिकमिंग इट्स अ सेंसेशनलाइज्ड केस और ये बहुत बड़ा बन रहा है, इस वजह से इस मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू सफर इन दिस केस। एंड यू नो इस चक्कर में हम ये नहीं भूल सकते कि यूथ हमारे देश का फ्यूचर है, अगर उनको उठाकर आप बंद कर दोगे तो कल को फिर ये भी हार्डन क्रिमिनल्स बनेंगे, एंड देन यू नो रिफॉर्मेटिव अप्रोच जो हमारे लॉ में कहा जाता है कि मोर देन डेटरेंट रिफॉर्मेटिव अप्रोच शुड ऑलवेज बी अडॉप्टेड, तो उस पर ज़्यादा मैंने एम्फसाइज किया ये तो। और यू नो सरप्राइजिंगली माशाल्लाह से उनका जब बेल अलाउ हुआ तो दैट टाइम ऑल्सो उसके एक चेन टूटी, एक लिंक टूटा, वो कि 20 में से एक इंसान छूटा है, तो उससे बहुत हेल्प हुई बाकी सबको फिर। और आपके लिए भी शायद वो करियर का एक बड़ा ब्रेक थ्रू, उसको कह सकते हैं। यस फिर वो ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे तो मैं मेरे काम में थी ही अच्छी, पर नेशनल एक रिकग्निशन मिल गया कि सबको पता चल गया कि अच्छा पहला बेल इनका हुआ है, पहला जो इंसान था इस केस में जो यू नो ऐसा इंटैंगल हुआ था कि मतलब ये केस इतना मुश्किल लग रहा था कि किसी का भी छूटना बहुत मुश्किल लग रहा था एनी टाइम सून। तो इससे सबको बाकी फिर वो मेरे आर्गुमेंट्स काफी हद तक बाद में यूज किए गए दूसरे केस। अच्छा, आपके आर्गुमेंट्स यूज किए गए थे दूसरे वकीलों के सबमिशंस, हां, व्हिच हेल्प्ड आउट अदर अक्यूज्ड आल्सो इन द केस। ओके, ठीक है। एक केस और आते हैं, शीना बोरा केस, राइट। 5 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस को एक खबर मिलती है कि शीना बोरा जो कि 3 साल से गायब हैं, उनका मर्डर हो गया है, और उनका जो मर्डर है वो उनकी बहन ने किया है। उस वक्त वो बहन थी, दैट वाज इंद्रानी मुखर्जी, राइट। पुलिस के पास ज़्यादा सबूत नहीं थे, खंगाला गया मामला, फिर ड्राइवर के पास पुलिस पहुंचती है, फिर एक कट्टा मिलता है, ड्राइवर कहता है कि इंद्रानी मुखर्जी के साथ उसने कट्टे से मिलके शीना बोरा का मर्डर किया था, राइट। उसके बाद फिर रायगढ़ में उनको जलाया गया, शीना बोरा को। आप इस पूरी जो दलील थी जो फाइल की गई, बताई गई, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक बहुत अहम कड़ी हैं इस केस के, राइट, क्योंकि आपकी वजह से 7 साल बाद इंद्रानी मुखर्जी जेल से बाहर आई, राइट। प्लीज आपका इस पर थॉट। एक्चुअली जब ये बहुत बार कहा गया कि वो 6.5 साल बाद बेल पर बाहर आई, मगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग के 6 years 2 months तक मैं उनकी एडवोकेट नहीं थी। वो पहले दूसरे लॉयर्स के पास उनका केस था, वो बहुत सारे उन्होंने लॉयर्स चेंज किए थे, जगह जगह उनकी फाइल्स घूमी थी। फिर जब बस उनके रिलीज होने के 4 महीने पहले ही उन्होंने मुझे एंगेज किया था एज एन एडवोकेट, एंड यू नो शी सॉ दैट इन मी एज अ यंग लॉयर, शी सॉ दैट स्पार्क इन मी। और उनको उन्होंने भी वर्ड ऑफ माउथ से, जैसे मैंने दूसरे एनकाउंटर केसेस और काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस में मेरे पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में उन्होंने सोचा, सो शी एंडेड अप अप्रोचिंग मी फॉर हर केस। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो द मोमेंट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया ना आई सेड ओके आई विल डू योर केस, आई एम नॉट दैट पर्सन। जब उन्होंने अप्रोच किया, आई सेड फर्स्ट यू सेंड योर फाइल्स अक्रॉस, आई विल गो थ्रू योर फाइल्स, लेट मी सी वेदर आई विल टेक अप द केस और नॉट। तो पहले आप मेरे ऑफिस में मेरी फाइल्स भिजवाइए। तो उन्होंने जब ऑफिस में मेरी फाइल्स भिजवाई तो मैंने उनका केस पेपर्स पढ़े, उनके केस पे स्टडी किया, मुझे लगा हाँ ये केस फिट है। व्हेन आई वेंट थ्रू द एविडेंस आई जस्ट मतलब उनके केस में एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनका बेल, और बिकॉज उनके केस में ऑलरेडी 67 विटनेसेस हो चुके थे, ट्रायल शुरू हो चुका था, इट बिकम्स इवन ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू गेट आउट इन अ केस वेयर ट्रायल हैज बिगन एंड मोर देन सब्सटैंशियल विटनेसेस हैव बीन ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड टेस्टिमनीज उनकी हो चुकी है। तो जब मैंने देखा कि इतना तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो मैंने एक्चुअली उनका, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाया, उनके एविडेंस पढ़ने लगी, उनके सारे डेपोजिशंस जो विटनेसेस के वो सब पढ़ने लगी, उनमें से मैं वीक लिंक्स और जितने मुझे लगा इनकन्सिस्टेंसीज है, जितने ड्रॉबैक्स है, वो सबको मैंने एक जगह पॉइंट्स बनाए। फिर मैंने अपना पूरा थरो मेटिकुलस रिसर्च और स्टडी किया। तो द मोमेंट आई फेल्ट कि नहीं, नाउ दिस केस इज एक्चुअली अ फिट केस एंड दिस लेडी इज इनोसेंट, व्हेन आई फेल्ट दैट कि मुझे वो कन्विक्शन और बिलीफ आया कि हाँ ये इनोसेंट है, that was the only moment I decided to take up her case, and then I. What's your thought? मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आरोप लगाए गए उस पे आपका क्या टेक है?
मेरा टेक ये है कि मैं मानती हूँ वो इनोसेंट है, Innocent, हाँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई जस्ट लाइक हाउ आई टोल्ड यू, इट्स नॉट लाइक बिकॉज आई टुक अप, आई डिड नॉट जस्ट टेक अप हर केस थिंकिंग कि ओके इट्स अ हाई प्रोफाइल केस या तो मैं ले लेती हूँ, वैसा तो नहीं है मेरा अप्रोच, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद भी मैं हाई प्रोफाइल केसेस से ही डील करते आ रही हूँ, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट, बट द ओनली व्हेन आई फील दैट माय क्लाइंट इज innocent and I feel that I will do justice to the client and also to my morals and principles at the same time, I take up the case. So that was the case. तो जब आपको ये पता लगा कि इंद्रानी मुखर्जी कन्विक्ट नहीं है लेकिन एक आरोपी हैं इस केस में, राइट, और उनकी लोकेशंस वगैरह उस वक्त रायगढ़ में ही बताई जा रही थी जब ये सब सारे कांड हुए, हाँ, तो उस वक्त आपका क्या थॉट था केसेस लेते हुए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें थी इस केस में जो बहुत ही ज़्यादा इस केस को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। नंबर एक, इंद्रानी मुखर्जी का ये कबूल ना करना शुरुआती दौर में कि मैं शीना बोरा की मां नहीं हूँ, राइट, उन्होंने शुरुआती दौर में नहीं कबूला था। नंबर दो, रायगढ़ में उनका होना जब वो उनकी मौत हुई थी तब। नंबर तीन, ड्राइवर का ये कबूल करना कि साहब हमने इंद्रानी मुखर्जी के साथ मिलकर ही शीना बोरा का हत्या किया। जब ये 3-4 चीज़ें आपके पास आईं तो आपने इसको कैसे कट किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सो एक्चुअली बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में बहुत उछाली गई थी और दिखाई गई थी, इसलिए पब्लिक इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है, मगर बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज है कि ड्राइवर ने बाद में अपने स्टेटमेंट काफ़ी बारी बदले हैं, उनके स्टेटमेंट में बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं। ड्राइवर का बाद में कहना कुछ और था रिगार्डिंग हिज ओन केस कि आर्म्स वर फाउंड फ्रॉम हिज पोजेशन, उनके खुद के स्टेटमेंट्स बहुत बार बदले हैं, जिससे उनका खुद की क्रेडिबिलिटी एज अ विटनेस बहुत वीक हो जाती है। दूसरी चीज़ जो सीडीआर की बात रही, तो सीडीआर में भी बहुत लूपहोल्स थे, यू नो, कि अराउंड द टाइम उनका कहाँ सीडीआर तो इनफैक्ट है ही नहीं, मैच ही नहीं हो रहा है, वो सब जो दिखाया जाता है, इसीलिए एग्जैक्टली मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टडी और गोइंग थ्रू द चार्जशीट, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, यू नो, बिकॉज इसलिए मीडिया बायस तो मैं कभी रहती ही नहीं हूँ इन माई केसेस, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट निकली। इट्स एक्चुअली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन ऑफ द ड्राइवर, ये होल केस अगर आप देखो तो आप ये केस निकला और बाहर आया है, बट जब ड्राइवर का खुद का ही ऐसा स्टांस रहा है केस में, जैसे स्टेटमेंट्स बदले हैं और ड्राइवर का खुद का कंडक्ट ऐसा है कि वो क्रेडिबल विटनेस नहीं साबित होते हैं, तो फिर द केस इंटायर केस कोलैप्सेस ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन। एंड फिर उसके बाद भी बहुत सारे लूपहोल्स आए हैं, बहुत सारे इवन मेडिकल फोरेंसिक्स एविडेंस में, जो मैंने माय आर्गुमेंट्स आल्सो आई हैड रेज्ड कि कैसे कितने सारे लूपहोल्स हैं। एक आर्गुमेंट ये भी आया कि शीना बोरा इज अलाइव, राइट, और आपने शायद कई मीडिया चैनल्स पे इस बात को कहा भी है। मैंने कहा था एज अ मीडियम, जो मुझे बोला गया था। एग्जैक्टली आई वाज इन्फॉर्म्ड। बाइकला में एक इनमेट थी जिन्होंने इंद्रानी से कहा कि शी हैड मेट शीना इन कश्मीर दैट अराउंड दैट टाइम, एंड इंद्रानी वाज बिहाइंड द बार्स, तो एंड शी हैड अपॉइंटेड मी एज अ लॉयर, एंड आई हैड जस्ट अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट, फॉर हर बेल, एंड देन आई वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस न्यू प्रोग्रेस, दिस about the case. I mean, it's an important information, piece of information, because ये पूरा केस चल रहा है जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द, अगर वो ही जिंदा है तो why is this lady rotting in the jail since such a long time? So that was my reaction, that was her reaction as well, because this lady in the Baikala prison who gave her that information, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, she was also a police officer. She had seen her and she had met her, and then she gave this information to her, and surprisingly somehow डिवाइन कनेक्शन की वो दोनों एक ही जेल में आते हैं, फिर उनका आमना सामना होता है और ये उन्हें बताती हैं कि हाँ मैं उससे मिली हूँ। So Indrani said that please bring it out in the media. ये चीज़ें आप मीडिया में जाएं, ये चीज़ है जो truth should unveil और surface पे आना चाहिए जो भी है. So I became a medium to actually ask this information to the media people, and that's how it actually started कि लोगों को में फिर पता चला, लोगों ने जानने की कोशिश करी कि क्या है, मतलब लोग भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ट्रूथ क्या है, एंड एक्चुअली ऑनेस्टली यू नेवर नो। वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, वो जो बाइकला इनमेट है, उन्होंने कहा इंद्रानी से, इंद्रानी ने मुझे बताया, इंद्रानी आल्सो फील्स एंड शी होप्स दैट एक्चुअली इफ शी इज अलाइव, देन आई मीन I don't know what is this case, why is this case even lingering for this long? Okay. जब ये केस आपको मिला, क्या उससे पहले आप इस केस को स्टडी कर रही थी इंद्रानी मुखर्जी? नहीं, एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट थी जब इंद्रानी गॉट अरेस्टेड, आई वाज टू यंग, तो मैं मीडिया में जब बहुत मीडिया ट्रायल तो चल ही रहा था उनके केस को रिलेटेड, तो मैं खुद देखती थी कि मतलब कभी कभी न्यूज़ चैनल पे मैं देख लेती थी, अच्छा ठीक है ये है कुछ, ये प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई गॉट कैरिड अवे, मतलब ये जो होता है ना न्यूज़ पे आप देखते हो बार बार, तो you know it was so all out that मतलब एक वक्त आपको भी लग रहा था कि इंद्रानी मुखर्जी it was all out there that she has done it, तो वो जो मीडिया का परसेप्शन जो बन जाता है, जो बनाते हैं, तो even I was no different, I was a student that time,
मैं लॉयर भी नहीं बनी थी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं आया माइंड में कि हाँ शायद मतलब probably this could be a probability. I mean, of course, up until then I had not completed my law, and then you know, मतलब मुझे देखकर एक बार मुझे भी एक mindset ऐसा था शायद कि हो भी सकता है, you never know. But only until I took up the case, और जब ये केस मेरे हाथ में आया और जब मैंने केस फाइल्स पढ़ी और चार्जशीट पढ़ी, तो तब ही मुझे रियलाइज हुआ that what is this. आपका जो ग्राउंड था वो कितना अलग था पहले के लॉयर्स के ग्राउंड से जिस पे उनको बेल मिली थी? मेरा एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट थी ऑन माय होल पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जब मैंने देखा कि when that how trial has already begun and 67 witnesses have been examined, so that rather than that treating that as a weakness, I made that my मतलब मैंने उस चीज को एक स्ट्रेंथ बना लिया अपने केस की. मैंने सोचा इसी को अपना स्ट्रेंथ बनाओ कि इतने सारे विटनेसेस हो गए तो इन विटनेसेस में लूपहोल्स क्या है, डिस्क्रिपेंसीज क्या है, इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज क्या है इन सबके स्टेटमेंट्स में. तो वो मैंने देखना शुरू किया और जब मिले वो सारे, मैंने एक पूरे नोट्स बनाए कि इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज की, तो तब मुझे क्या थे अगर आप कुछ बता पाएं? हाँ, एक दो पॉइंट्स. मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ड्राइवर का खुद का जो उनके जो क्रॉस एग्जामिनेशन में, जैसे उनका जब चीफ हुआ तो उनके खुद के क्रॉस में आधी से आधी चीज़ों में बोल दिया आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, जबकि वो सबसे की विटनेस है केस के. उनको तो आधी चीज़ें याद ही नहीं, आधी चीज़ों को लेकर तो उन्होंने बोला हाँ मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है. बाकी फिर बहुत सारे देन मेडिकल और फोरेंसिक्स जो थे विटनेसेस, उनके हिसाब से भी हमारे केस बहुत स्ट्रांग बन जाता है जब जहाँ फोरेंसिक्स की बात आती है. तो वो सब को लेके, डीएनए को लेकर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी इस केस में जिनका मैंने पूरा पॉइंट्स बनाया. मैंने वो डेपोजिशंस को मैंने एसिड बनाकर यूज़ किया अपने केस में. उसके अलावा देन आई सॉ दैट शी इज़ अ लेडी एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम सेवरल एलिमेंट्स जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती थी. वो एलिमेंट्स थे, उनको वो शी वाज ऑफ कोर्स औरतों के लिए तो एक सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी आल्सो हैज़ अ स्पेशल प्रोविजन जहाँ पे उनके लिए भी डिस्पेंसेशन होता है औरतों के लिए. तो वो एक अलग मतलब एक अलग उन्हें ज़्यादा ऑफ कोर्स तवज्जो दिया जाता है कि औरत है, जेल में है, तो ऑफ कोर्स उनके हेल्थ ग्राउंड्स भी थे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड प्रोमिनेंटली हर इनकार्सरेशन कि इतने टाइम से ये औरत बंद है. और भले ही आप ये देख रहे हो कि 67 विटनेसेस हुए, पर ये भी तो देखो कितने विटनेसेस बाकी है, कितने बाकी है, उस पे भी तवज्जो दो. एग्जैक्टली. सो एवरी टाइम दीज आई मीन द सीबीआई वुड से कि अब इतने विटनेसेस तो हो गए, ट्रायल अभी तो फैग एंड पे है, बट नो इट्स नॉट, दैट्स नॉट हाउ इट इज. अभी आज तक भी कहाँ ट्रायल खत्म हुआ, अभी भी कहाँ कुछ हुआ है. तो एग्जैक्ट दैट्स व्हाट बी पॉइंटेड आउट कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है, अभी कितने विटनेसेस बाकी है, ये औरत है और इनके हेल्थ फ्रेजाइल है और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हमने उठाए. बाकी इनकन्सिस्टेंसीज भी थी उनके ट्रायल में भी, बहुत सारे डेपोजिशंस में बहुत सारी चीज़ें. तो पर प्रोमिनेंटली उनके इनकार्सरेशन पे भी बहुत तवज्जो दिया गया, एम्फसाइज. एंड एपेक्स कोर्ट, लाइक आई बिलीव आई हैव सुप्रीम, आई हैव माई फेथ इन द जुडिशरी. सो वो उस चीज़ पे बहुत उन्होंने गौर किया कि उनकी इनकार्सरेशन है और अनजस्ट है कि अभी भी ट्रायल पेंडिंग है और कितने टाइम तक अंदर रखेंगे उनको, क्योंकि 6.5 साल हो चुके थे और दैट्स अ लॉन्ग पीरियड. ओके, अब अपन बिग बॉस पे आते हैं, राइट? अचानक से सना लॉयर, एडवोकेट, वकालत की तरह मतलब पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिस हो रहा है, उसके बरक्स वो बिग बॉस जाती है, क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल, एक बहुत कॉमन सवाल है जो पूछा जा सकता है और आपसे शायद पूछा भी जाता होगा कि अचानक आप वकालत पढ़ रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और फिर बिग बॉस. पर एक्चुअली मैं हूँ डाइवर्स पर्सनालिटी, मतलब होना कोई बुरी बात नहीं है. मैं हूँ थोड़ी मतलब ऐसा है कि मैं से ज़रूरी नहीं है दैट कि कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में हूँ तो मैं दूसरी चीज़ें बिल्कुल ही ना करूँ, ऐसा तो नहीं. उस दौरान जब आप बिग बॉस में गई, क्या उस वक्त आपका कोई केस चल नहीं रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरे सामने इनफैक्ट उसी से एकदम मतलब जैसे जब मैं गई थी बिग बॉस के टाइम पे, तो एकदम अराउंड दैट टाइम वैभव राउत का जो केस है यूएपीए का, नाला सोपारा का, उनको मैंने अभी छुड़ाया था और वही केस बस एकदम हुआ और उसके बाद बाकी लाइंड अप थे. बट मैंने एक्चुअली बिग बॉस का जब मुझे ऑफर आया तो किसने कांटेक्ट किया था? फ्रॉम द टीम जो उनकी होती है, वहाँ से मुझे ऑफर आया था. तो इनिशियली आई हैड डिसाइडेड टू, आई हैड सेड नो इनिशियली. पहले तो मैंने मना ही कर दिया था बिकॉज मेरे केसेस बाहर इतने हैं और इतना काम है, इतनी ऑक्यूपाइड रहती हूँ कि मुझे एक्चुअली लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो पहले तो मैंने मना ही कर दिया था. बट बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि बिकॉज मैं बहुत इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर एन एक्सपीरियंस. मेरा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोला कि मेरा कोई जीतने का इरादा नहीं था शो में जाने से पहले. ना मेरा एक्चुअली इरादा था कि बस जाती हूँ, एक एक्सपीरियंस लेके शॉर्ट टर्म के लिए जाके देख के आ जाती हूँ, मतलब एक शॉर्ट अमाउंट. कुछ तो होगा ना कि नेम फेम मिलेगा, कुछ तो होगा ना. फेम, ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज ऑलरेडी फेमस एज अ लॉयर. मुझे फेम मेरे प्रोफेशन में बहुत मिला है. तो ऐसा नहीं है, एज एंटरटेनर नहीं तो एंटरटेनर मैंने कोई इसे सोच के नहीं की थी कि मैं जाकर अपना
डांस दिखाऊंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी। ऐसा अगर होता तो मैं फर्स्ट डे एंट्री वाले दिन ही मैं डांस करके आती, बट वैसा मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तो ग्रेजुअली अगर आप देखो तो शो में धीरे धीरे मेरा डांस खुल के आया, क्योंकि जब बिग बॉस हमें बोलते थे परफॉर्म करो तो मैंने डांस किया, तो लोगों को पता चला मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, कि सलमान सर, माधुरी दीक्षित, एवरीबडी अप्रिशिएटेड माय डांस एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें तो धीरे धीरे पता चली, वो मतलब बहुत नेचुरली और ऑर्गेनिकली हुआ। पर मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं गई थी कि जाती हूँ शो में एंटरटेनमेंट साइड, पर वो है, मैं हूँ ऐसी थोड़ी यूनिक पर्सनैलिटी हूँ कि मैं कभी, और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ तो, पर लेकिन मैं शो में अगर आपने देखा तो मैं बहुत डिग्निफाइड वे में रही थी। मैं कभी फालतू में किसी से झगड़े नहीं करती थी, मैं फालतू में कोई छोटी अंडे के लिए नहीं झगड़े करती थी। मैं अपना मतलब मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मैं वहाँ बोलती थी, और जो अगर कोई मुझसे भिड़ने आता तो मैं छोड़ती नहीं थी, मैं डोंट गिव इट बैक इंस्टेंटली। पर मैं सामने से किसी से जाके लड़ूँ फॉर फुटेज, फॉर कैमरा, और ये मेरा इंट्रिंसिकली ऐसा नेचर है नहीं। तो वैसे ही मैंने ना कुछ किया ना कभी थी, वो बहुत डिसेंट और डिग्निफाइड वे में थी। और मेरा ऐसा कोई जीतने का या बहुत लंबा जाने का इरादा नहीं था, अपना इमेज खराब करके ऐसा कुछ। मुझे ऐसा था दैट आई नो आई हैव अ रेपुटेशन एंड मेरी एक एज अ लॉयर, मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर, और मेरी खुद की ऑफकोर्स बाहर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं तो इनफैक्ट जब मैं सेव होती जाती थी हर हफ्ते, मैं हर हफ्ते ऑलमोस्ट नॉमिनेट होती थी। जितना मैं सेफ होती थी तो मैं सोचती थी कि पता नहीं बाहर मेरे केसेस का क्या, बिकॉज मैंने सब उस टाइम पे अरेंजमेंट कर गई थी। मैं अपने फर्म को सब कुछ मैं मतलब प्रॉपर्ली असाइन करके गई थी, बट मेरा इरादा ऐसा कुछ था कि बस कुछ टाइम 1-2 हफ्ता, बट मैं काफ़ी लंबा रह गई थी, मतलब बिकॉज ऑफ वोट्स एंड ऑल। मैं 2.5 महीना रह गई थी, तो फिर मुझे अंदर थोड़ा स्ट्रेस होने लगा था अपने केसेस को लेकर। एक्सपीरियंस कैसा रहा अंदर? एक्सपीरियंस वाज क्वाइट ओके-इश एक्चुअली, मतलब बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट आई वुड से कि मेरे लिए बहुत, जो शायद दूसरों के लिए बहुत टैक्सिंग होगा अंदर कंटेस्टेंट्स के लिए, मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। इसलिए मैं जैसे कि मैं बाहर ऐसी चीज़ों से डील करती हूँ। अगर आप मेरे केसेस देखो तो जैसे मैं ऐसे केसेस से डील करती हूँ जहाँ कोई आदमी अपनी लिव इन पार्टनर के टुकड़े करके कर दिया है, ऐसे केसेस लाइक हनुमान शिंदे, मतलब देयर आर सो मेनी, मतलब ऐसे सीरियस केसेस से मैं बाहर डील करती हूँ। ऐसी चीज़ों को मैं देखती हूँ तो मैं मेंटली वैसे भी बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे पता है लाइफ की प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। मैं कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में ओके मेकअप एक्शन एंड यू नो ऐसे ये तो नहीं रही है मेरी लाइफ पहले से कि हाँ ठीक है कि ओनली गुड साइड ऑफ लाइफ। मैंने सब चीज़ देखा है, मैं सब चीज़ देखती हूँ केसेस में, कोर्ट में क्या चलता है, यू नो ये और क्या होता है क्या नहीं, मैं सब जानती हूँ ना कि रियलिटी में बाहर रिश्ते कैसे उलझते हैं। रिश्ते मुझसे ज़्यादा कौन अच्छे से समझेगा कि जब मैं देखती हूँ कि ऐसे रिश्तों के सच मेरे सामने आते हैं डे टू डे केसेस के बेसिस पे, तो अंदर भी जो सिचुएशन होती थी उससे मैं बहुत अफेक्ट नहीं होती थी। बिकॉज अगर आप देखो तो आई वाज द ओनली कंटेस्टेंट हु नेवर क्राइड ऑन द शो, मैं आई वाज द ओनली कंटेस्टेंट हु नेवर सेड दैट ओ आई वांट टू लीव द हाउस, बिकॉज मैं हूँ माशाल्लाह से, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो मेरे लिए बहुत अंदर जो चीज़ें जो झगड़े छोटे मोटे होते थे यार, ये तो मेरे लिए एक बहुत ऐसी बात थी, ठीक है व्हाट इज दिस, मतलब माय डील इन अ हायर डिग्री आउटसाइड में, इससे ज़्यादा डिग्री में चीज़ें देखती हूँ। तो अब काफ़ी चीज़ें तो मुझे बहुत बचकानी लगती थी घर में। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि नो, मतलब ये कितना बचकाना चीज़ है, क्योंकि मैं एक अलग ही प्रोफेशन से हूँ, एक अलग ही इंडस्ट्री से हूँ। माई इंडस्ट्री इज लीगल इंडस्ट्री, सो एक एक्सपीरियंस था। तो इट्स अ गुड थिंग दैट एक्चुअली थोड़ा मिक्स ऑफ बोथ, मुझे भी थोड़ा कुछ अलग एक्सपोजर मिला जो यूजुअली I mean, I treated that as a learning experience कि मुझे काफ़ी चीज़ें जो मुझे भी लगता था ओके ऐसी होती है, शो में ऐसा होता है, अंदर एंटरटेनमेंट में ऐसा होता है, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला आफ्टर दैट एक्सपीरियंस कि ओके सच में कैसी चीज़ें होती है, क्या होता है, लोगों का कैसा, मतलब एक आखिरी सवाल है मेरा सुना कि अब इसके बाद आगे क्या आपको हम किसी और रियलिटी शो में भी देख सकते हैं क्या? फिल्म इंडस्ट्री में भी हम सना को देख सकते हैं या किसी सीरियल इंडस्ट्री में? तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। और अभी फिलहाल तो मैं कोई रियलिटी शो करने के कोई मूड में नहीं हूँ। क्योंकि कहा जा रहा था कि सना ने एक खुद को एक डिस्कवर किया एज अ डांसर, तो हम किसी रियलिटी शो में एज अ डांसर देख सकते हैं। आपने भी कई बार ये कहा कि मैं किसी रियलिटी शो में एज अ डांसर भाग लेना चाहूंगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट नहीं किया है कि मैं कोई रियलिटी शो में एज अ डांसर भाग लेना चाहूंगी, बिकॉज अब ऑनेस्टली सी राइट नाउ तो माय प्रोफेशन इज माय कमिटमेंट। ऑनेस्टली मुझे, मैं अभी उस, मतलब ऐसा बार मैं अपने काम को एक ब्रेक रख के जाना भी, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अभी फिलहाल तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। फ्यूचर का यू नेवर नो, समटाइम्स, बिकॉज आई हैड नेवर रियली डिसाइडेड टू डू अ रियलिटी शो आल्सो। आई जस्ट डिड इट व्हेन इट वाज ऑफर्ड आल्सो, आई सेड नो एंड समहाउ आई वाज डेस्टिन्ड टू डू इट प्रॉब्ली। तो मैंने कर लिया, बट अभी तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जाके मैं डांस करूँ ऐसा कुछ। उल्टा हाँ ये है कि फ्यूचर में आई वुड डेफिनेटली, मैं पॉलिटिक्स में जरूर, हाँ पॉलिटिक्स का है मेरा इरादा, वो मैं फ्यूचर, बट अभी नहीं, काफी टाइम के बाद। बट अगर एकदम इमीडिएट अगर आप पूछो, मेरा नेक्स्ट फोकस तो है कि मेरा एक SRK लॉ फर्म, जो मैं अपना खुद का लॉ फर्म लॉन्च कर रही हूँ। SRK शाहरुख खान है या फिर कुछ? SRK लीगल, सना रईस खान है जो मेरे इनिशियल्स है। तो वो फर्म मैं लॉन्च कर रही हूँ, और
फोर्ट में मैंने आई ऑलरेडी परचेस्ड एन ऑफिस जहाँ पे पूरा इंटीरियर चल रहा है एंड बाय जुलाई होपफुली वो सब रेडी हो जाएगा. सो एंड उसमें उसकी खास बात ये है कि मुझे एज अ क्रिमिनल लॉयर बहुत लोग जानते हैं, यू नो, बिकॉज मेरे पास जो केसेस जिनके वजह से मैं ज़्यादा फेमस हुई हूँ बिकॉज ऑफ द सेंसेशनल केसेस, वो सब क्रिमिनल केसेस है, बट आई डील विद अदर फील्ड्स ऑफ लॉ एज वेल, अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ. तो ये सबसे खासियत ये है कि मेरे ये जो है फर्म, इट विल बी अ बुटीक फर्म है, तो वो ऐसा वो deal with several branches of law, including 28 28 services, 28 different branches of law, from arbitration to RERA to real estate to everything, to civil, NCLT, सारे ब्रांचेस ऑफ लॉ इसमें इंक्लूड रहेंगे. तो अभी फिलहाल तो उस पर मेरा पूरा फोकस है कि मेरी वेबसाइट, मेरा फर्म, मेरा बाकी सब जो चीज़ चल रहा है, तो एक बार मैं इंशाल्लाह वो अच्छे से हो जाए तो मेरी फर्म को मैं चाहती हूँ बहुत फर्म पे अभी काम करके मैं फर्म को आगे लेके जाना चाहती हूँ. फिलहाल तो मेरा वो अप्रोच है कि आई एम डॉनिंग द हार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर आल्सो. उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सना. और ये आज का इंटरव्यू था सना के साथ. आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा. शुक्रिया.